जर्नलिस्ट कैफे में स्वागत है यार। इस वीक मुद्दा तो एक ही है कि पाकिस्तान डर गया है पूरी तरीके से, और जिस हिसाब से पिछले 2 दिन से गिदर भभकियाँ दी जा रही है वो समझने का एक मुद्दा है कि भाई इसमें क्यों पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही है। और उससे पहले हिंदुस्तान के रिस्पॉन्स, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं भाई अभी घुस जाओ, अभी अटैक करो, अभी अंदर घुसो, अभी जो है हमला कर दो, तो ये इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। राजीव, ये पीएम मोदी जो लगातार एक्शन ले रहे हैं, इज इट इन राइट डायरेक्शन? सर, अगर देखा जाए तो देश के लोगों के सेंटीमेंट के आधार पर तो देश नहीं चल सकता। देश में हम लोगों ने चुना है कुछ लोगों को डिसीजन लेने के लिए, और वो सही तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। वो दिख रहा है कि सही समय क्या हो सकता है हमें अंतिम प्रहार करने के लिए। और अभी जब तक पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर नहीं करेंगे, सीधे युद्ध की घोषणा कर देंगे, तो अफरा तफरी का माहौल हिंदुस्तान के लिए भी होगा, पाकिस्तान के लिए भी होगा। तो इसलिए एक कैपिटल पनिशमेंट की जो बात होती है कि एक ही बार फांसी पर चढ़ा दो, उसे दर्द महसूस ही ना हो, ये कैपिटल पनिशमेंट हम लोग तत्काल नहीं दे रहे, बल्कि मोदी चाहते हैं कि कम से कम धीरे धीरे पाकिस्तान की हालात ऐसी हो जाए कि हो सकता है कि उसके अंदर से ही कुछ ऐसे तत्व उभर कर आ जाए, जैसे बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान कमज़ोर है, तो कमज़ोर की स्थिति में हम भी स्ट्राइक कर दें। हमें भी एक अलग देश की मांग करना चाहिए, और आवाज़ उठ रही है, वहाँ की तरफ से आवाज़ उठ रही है। और इसलिए मोदी ने ऐसे करीब 9-10 फैसले लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि जब ये स्ट्राइक करें तो वो लड़ने लायक बचे ही ना, चाहे वो किसी अब ये सोचिए ना भाई, झेलम को जो पानी छोड़ा वो क्या है, सिर्फ यही है कि भाई इसमें मुझे लगता है कि मोदी जी की राजनीति को समझना चाहिए। मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, मोदी जी के काम करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। लोग ट्रंप के बारे में बोलते हैं प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल, कि उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मोदी भी लगभग वैसे ही नेता हैं। लेकिन अगर आप उनकी स्ट्रेटजीज को लें और जो उन्होंने अब तक फैसले लिए हैं उसकी अगर आप विवेचना करें तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि मोदी जी का पाकिस्तान को लेकर के आखिर में प्लान क्या है, कितना प्रेम है करते हैं पाकिस्तान से। मोदी जी करते क्या है? जो लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हैं या विपक्ष मांग कर रहा है, वो विपक्ष जो 370 का विरोध कर रहा था, जो नागरिकता कानून का विरोध कर रहा था, जो एनआरसी को गैर जरूरी बता रहा था, जो वक्फ को जो संशोधन किए गए उसे गैर जरूरी बता रहा था, ये सारे लोग जो विरोध कर रहे थे, आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि अभी कल एक वीडियो आया है, कर्नाटक का कोई अब्दुल्ला टाइप का नेता है, वो बोल रहा है कि मोदी जी मेरे को परमिशन दे और मैं सुसाइड बॉम्ब दे मोदी जी, और मैं जा करके पाकिस्तान में मार दूं। देखिए, ये तो धार को कम करने की कोशिश है। ये जो तत्काल कार्रवाई तत्काल कार्रवाई बेसिकली दुश्मन है, नहीं है। ये बेसिकली चीजों को डिरेल करना चाह रहे हैं। जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं उस बात को कंप्लीट कर लूं। तो मोदी जी की जो अपनी स्टाइल है, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी थकाते हैं, थका करके पस्त करते हैं। सारी चीज जो आपके अंदर की सारी जो छिपी चीजें रहती हैं उसको निकाल करके ऑटोमेटिकली आपके जरिए ही उघाड़ देते हैं, आपको नंगा कर देते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। आप देखिए नागरिकता कानून में देख लीजिए, आप 1 साल तक आप शाहीन बाग में आप बैठे रहे, विरोध करते रहे, आपकी कलई खुल गई। किसान आंदोलन में देख लीजिए, दिल्ली में आप जमे रहे, जैसे मोदी जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन फर्क तो पड़ा। किसान कानून में तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, ये फर्क पड़ा। और ये जो मोदी जी के सपोर्टर लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो खड़ा है, उसके लिए सेटबैक था कि आपने इतने दिनों तक आंदोलन को चलने दिया। सब लोग एग्रेसिव होकर मांग कर रहे हैं, आपके सपोर्टर, कि नहीं कृषि कानून तो लागू होना चाहिए अगर आप कहते हैं कि देश के हित में है तो। लेकिन अचानक से पता चलता है तीनों कृषि कानून वापस, क्योंकि प्रेशर पड़ गया। सवाल तो उठा कि भाई पॉलिटिक्स हो रही थी और इधर चुनाव के कारण मोदी जी वैसे पता है मनीष जी, अभी क्या हो रहा है ना, अभी ना पाकिस्तान के साथ मोदी जी कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। शतरंज के जोर से निकलते हैं कबड्डी बोलते हुए और वापस आ जा रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। शतरंज के खेल में आप 2 कदम आगे जाते हैं, 2.5 कदम पीछे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
कि उसको उस तरीके नहीं दिया जाता है, जो देश काल होती है, जो परिस्थितियां देखो, होती हैं। लेकिन ये लेकिन तो पाकिस्तान- एक फैसला जो था, हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, ये पाकिस्तान के खिलाफ फैसला तो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपके बात राजीव जी अब मैं उस पॉइंट पर आता हूं, फिर आप लोगों को वो सारी चीजें और हमारे दर्शकों को भी वो चीजें समझ में आएंगी जो मैं कहना चाहता हूं। मोदी जी ने पाकिस्तान को मौका दिया। ये लोग सवाल भी कर रहे हैं कि मोदी जी प्लेन लेकर के अचानक से नवाज शरीफ के घर शादी में पहुंच गए थे। मोदी जी ने पाकिस्तान को रास्ते पर आने के लिए मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ। और इलाज, अगर लड़ाई आप कह रहे हैं कि अटैक कर देना पाकिस्तान का कोई स्थायी इलाज नहीं है। आपने 48 में अटैक किया, आपने 62 में किया, हारा ना, 71 में किया, हारा ना, 99 में उसने कारगिल किया, हारा ना, और ना जाने कितने प्रॉक्सी वार वो लगातार आपके साथ लड़ता ही रहता है और रोज पराजित होता रहता है। पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी इस हार में उसकी जीत है। और 75 सालों में पिछले देश का विभाजन होने के बाद अब तक पाकिस्तान बना रहा तो केवल इसी बुनियाद पर बना रहा कि जब भी पाकिस्तान में कुछ बिखराव होने की और उसके टूटने की, उसके बर्बाद होने की चीजें आती हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया पर अटैक करते हैं, इंडिया में टेरर अटैक करते हैं, उसे हिंदू मुस्लिम का रूप देते हैं, जो असीम मुनीर ने अपने हिंदू मुस्लिम का रूप तो है ही, जिहाद के रूप। पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का रूप ही है। सर मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं। इस मामले में क्या हो रहा है, इस मामले में मोदी जी अभी क्या है, पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान में पिछले साल भर से वहां पर जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, और अफगान के बॉर्डर पर आपने जो कुछ किया, इंटरनली पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अभी पाकिस्तान को सिर्फ एक इलाज ये लग रहा है कि अगर आज की तारीख में इंडिया सडन अटैक कर दे तो हम इस्लाम के नाम पर एकजुट हो जाएंगे और पाकिस्तान को, हम पाकिस्तानी सेना को बचा ले जाएंगे। नहीं, लेकिन ये दाव जो है पाकिस्तान का फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि अभी जो वहाँ का इंटरनल क्राइसिस है वो अलग है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री के फैसले को एक सिलसिलेवार देख के तरीके से कि अगर कोई छोटा मोटा स्ट्राइक करना होता, सर्जिकल स्ट्राइक करना होता, ये होता तो अब तक वो काम हो चुका होता। अभी इन्होंने क्या किया है कि चारों तरफ से घेरने का काम किया है, और एक ये भी किया है कि जिसका जो काम है वो आदमी वो काम, जैसे आर्मी को कहा गया कि भाई तुम अपना प्लान बनाओ। पॉलिटिकल लोग क्या होते हैं, जैसे पाकिस्तान में दिक्कत क्या है, वहाँ का आर्मी चीफ भी पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन को बड़ा मजा आता है कि भाई लोगों को आगे बढ़ा दो, लड़ा दो, ये कर दो, अपनी कुर्सी जो है। ये इस बार जो डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आपने सारा काम प्रोफेशनल्स को दे दिया है कि भाई आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप अपना प्लान तैयार करो, क्या तरीका होगा, कितना जाओगे, क्या कर सकते हो, आपको फ्री हैंड है। उधर आपने डिप्लोमेसी में उसको चारों तरफ से आपने घेरना चालू कर दिया। अब ये खबर आ गई कि IMF में भी जाएंगे हम लोग जो है FATF में घेरेंगे, तमाम तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी आज चिट्ठी जा रही है कि भाई ये सारे पैसे को, एक तो पैसा सुखाना, दूसरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के अंदर जितने भी जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको भी निखारना। और ये काम होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जनता उसको गाली दे रही है, पाकिस्तान की जनता गाली दे रही है। वहाँ अजीबो गरीब का एक माहौल बना हुआ है। मुनीर को मौलाना मुनीर करके वो वहाँ पे सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरह के मीम्स, ये हिंदुस्तान से नहीं बन रहे, पाकिस्तान से बन रहे, ये पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। आज ये अभी जो लगता है माहौल, इसमें तो एक सेंटिमेंट वर्सेस स्ट्रेटजी, ये बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के लोगों का सेंटिमेंट क्या है और वो सेंटिमेंट को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और सेंटिमेंट जिस तरीके से चलता है, किसी भी देश में चलता है, किसी भी सोसाइटी में चलता है कि सेंटिमेंट ऐसा है कि डायरेक्ट किसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, और जंग का ऐलान इतना आसान आधुनिक दुनिया में नहीं है। हम सीधे युद्ध करेंगे, तो युद्ध करेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्या हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे? अभी नहीं कर सकते। या अफगानिस्तान पर अटैक किया अमेरिका, इतने सालों तक रहा, अपना नुकसान करवा के भी वापस गया। इराक पर किया, उसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहे हैं। तो एक
सरकार के अपने तरीके जो हमारे लिए काम किया जा रहा है, ये सेंटिमेंट ऐसे उभरता है और इस उभरने के कारण जो लोगों के अंदर एक भूचाल आता है, उससे सीधे पॉलिटिकल पार्टी और सरकार को नुकसान होती है। अगर अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई बड़े युद्ध का ऐलान नहीं हुआ तो लोग निराश होने शुरू हो जाएंगे, कहें नहीं नहीं मोदी जी भी वैसे ही निकले जैसे कांग्रेस की सरकारें थी। क्योंकि एक कंपैरेटिव तरीका अपनाया जाता है, विकल्प आपके पास है, उन विकल्पों में देखा जाता है कि पहले की सरकारें अब की सरकारें क्या कर रही है। और अभी जो हुआ है वो एक सामान्य घटना नहीं है। किसी पड़ोसी देश में टोटल बैन, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो रहे हैं, हम दोनों व्यापार खत्म कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश, आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच, कभी भी सिंधु जल समझौता को स्थगित नहीं किया गया। ये पहली बार फैसला हुआ है। न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, पानी दे भी रहे हैं, पानी रोक भी रहे हैं और पानी दे भी दे रहे हैं। अचानक पानी रुकेगा जिस दिन, मतलब ये हालत हो जाएगी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की माने आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट जाएगा पाकिस्तान, कुछ बचेगा ही नहीं उसके। वो कल चिल्ला रहे हैं ना सब लोग कि भाई अगर जब पानी को रोका तो हम लोग हमला कर देंगे, हम लोग हमला कर देंगे, हमला कर देंगे। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते हैं कि भाई तुम शुरू करो, अंत हम कर देंगे। बिल्कुल। देखिए, और ये सामान्य हमला स्थिति है। भारत तो कभी भी पहले हमला किया ही नहीं। भारत और पाकिस्तान में देखिए 1948 में, फिर 65 में, फिर 71 में, कभी भी भारत ने इनिशिएट नहीं किया। 71 में भारत मदद कर रहा था और मुजीबुर रहमान को मदद करते हुए बांग्लादेश के लिबरेशन आर्मी को ट्रेनिंग दिया, मदद किया, लेकिन पहले अटैक नहीं किया। 1 साल लगा पूरे ऑपरेशन को कामयाब होने। और उसमें भी इस कारण से क्योंकि वहां से भाग भाग के हम शरणार्थी को कितना रखेंगे। हम लोगों ने तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसकी बात रखी, इंदिरा गांधी ने रखी, कहा कि भाई हम ज्यादा दिन तक शरणार्थियों को नहीं रख सकते, ये संख्या बढ़ती जाएगी, वहां पर ऐसे विद्रोह मुझे होगा। लग रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि एक पूरे हिंदुस्तान में भी क्लींजिंग ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, सारे पाकिस्तानियों को निकालो बाहर, जितने पाकिस्तान समर्थक हैं उन लोगों को चिन्हित करके उसके ऊपर एक्शन, जो लोग सोशल मीडिया में समर्थन करते हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके घर पर बुलडोजर, ये जो गद्दार बैठे हुए हैं अंदर उसके ऊपर भी कार्रवाई, पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई। नहीं, आप ये सोचिए ना कि अभी 1 महीना पहले तक, पहलगाम अटैक से पहले तक, अगर ये कहा जाता कि यहाँ कोई पाकिस्तानी 40 साल से रह रहा है, कोई यकीन करता? बोलता नहीं, ये तो नैरेटिव है, सरकार का एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। रवीश कुमार खड़े हो जाते हैं। ऐसी कहानियां, ह्यूमन राइट्स जो है 40 साल से कहाँ जाएगा ये परिवार? ऐसी कहानियां निकल करके आ रही हैं। बंदा पाकिस्तान में ऑनलाइन शादी करता है, निकाह करता है, मतलब यहाँ ऑनलाइन सिस्टम फॉलो करता है, उसके बाद मेडिकल टूरिज्म लेकर के यहाँ आता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे पैदा करके फिर वो चले जा रहा है। और 1-2 नहीं, ऑन एवरेज जितने पाकिस्तान के साथ रिश्ते हुए हैं शादी विवाह वाला, ये 7-6 है जो मिनिमम है। 9-9, 10-10 बच्चे यहाँ पल रहे हैं पाकिस्तान के। सेंसिटिव इशू यह है कि पाकिस्तान की दुल्हनें यहाँ पर तो रह रही हैं, लेकिन जिन लड़कियों की यहाँ पर शादी हो गई है, पाकिस्तान में हुई है, उनको पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं। मतलब दोनों तरफ से, यहाँ की भी लड़कियां रह रही हैं, वहां से भी लड़कियां। सिस्टम ही गलत है। हम लोगों ने धर्मशाला पहले से बना करके रखा हुआ है, ये सिस्टम ही गलत है। जब एक एनिमिक कंट्री है और वो दुश्मन देश जो कि हमारे खिलाफ हमेशा कॉन्स्पिरेसी करते रहता है, और वहां से संबंध किसके हो रहे हैं? जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने में हिंदुस्तान में बचे हुए लोगों के पूर्वजों की भी भूमिका थी जो मुसलमान हैं, और उन्हीं लोगों के संबंधी कुछ पाकिस्तान गया, कुछ हिंदुस्तान आया। कैसे विश्वास करेंगे कि तुम उसके साथ नहीं? अरे अभी देखो, वो पहलगाम के बाद बहुत सारे जगहों पे जो जमीन के ऊपर पाकिस्तानी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, वो लोग आकर के उसको उखाड़ दे रहे हैं। इतना अभी भी पाकिस्तान से प्रेम है। बिल्कुल है, उखाड़ नहीं दिया, लड़ाइयां हो गई उसके लिए, लोग लड़ पड़ रहे हैं, मारपीट उनके पक्ष में लड़ रहे हैं। और कल को यहाँ नारा लगता था, जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हो तो पाकिस्तानी टीम जीती तो उसके पक्ष में ही नारा लगाएंगे ना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान जिंदाबाद करके नारा लगा रहे लोग। लेकिन सरकार कोई भी हो, हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लेकर रवैया सरकारों की सबकी थोड़ी ढुलमुल रही है। बिल्कुल रही है। तुलनात्मक तरीके से कहेंगे तो कांग्रेस से बेहतर बीजेपी की। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी, पहलगाम के पहले ही मैंने एक स्टोरी की थी, जिसमें ये जो बॉम्ब ब्लास्ट जो हो रहे थे,
ये मामला आया कि बॉम्ब ब्लास्ट जो हो रहे थे यूपी के दौरान, उसका इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है फुल फ्लेजेड, उसमें क्या मालूम चल रहा है कि 2005 में जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ उसमें बहुत सारे लोग आए और वापस ही नहीं गए। वापस नहीं गए। और मुंबई में जो हमला हुआ, वो जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ, फिर बेंगलोर में जो हमला हुआ, फिर एक पुणे में ब्लास्ट हुआ, फिर कोची में एक ब्लास्ट हुआ, इन सब में वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो उसी दौरान मैच देखने के लिए आए थे और पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए, अपना अंदर गायब हो गए। तो 2009 में किसी ने पार्लियामेंट में पूछा था सवाल सरकार से कि भाई कितने पाकिस्तानी अभी छिपे हुए हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कि भाई आए तो आपने वीज़ा दिया और फिर बाहर जाएंगे तो उसका भी तो हिसाब किताब होगा। तो बताया कि 9,000 लोग ऐसे हैं जो हाल के समय में आए वीज़ा लेकर के और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये आप ये समझिए तो चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब है। और ऐसे ह्यूमन बॉम्ब ऐसी जगहों में छिपे हुए हैं जहां ना तो आपकी पुलिस जा पाती है, वो भी डरती है, विशेष व्यवस्था करके जाती है, ना तो वहां आपकी दूसरी एजेंसियां जा पाती हैं। और पता नहीं चलेगा, पुलिस जाती है, वो ऐसे पहचान छिपा देंगे, पूरी मुस्लिम मोहल्ला है और वो किसी से निकाह करवा के बताएगा कि इसका शौहर है, क्या करेंगे? अब वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाना हिंदुस्तान में तो सबसे आसान काम है। अरे बता रहे हैं ना कि भाई वोट दे रहे हैं, जो लौट रहे हैं लोग, वो खुद मीडिया चैनलों पर आकर के सामने आकर के बोल रहे हैं कि भाई मैं तो वोट भी देती थी। सीआरपीएफ की जवान की पत्नी तक निकल रही है। ये देखिए, कार्रवाई हो रही है। मुझे तो लगता है जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद है, ये मैरिज जिहाद है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के। दूसरा मुझे लग रहा है कि इट इज हाई टाइम के एनआरसी के ऊपर जो है फाइनली जो है सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए इमीडिएटली। और वोटिंग से लेकर के सारी चीजें वो बायोमेट्रिक से जोड़ करके आधार के जरिए ही सारा कुछ होना चाहिए। और ये जो है एकदम दे मस्ट बी कल्ड आउट, उसको वापस भेजिए। ये हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप जो है आप। अब आप सर ये देखिए कि इतना बड़ा सेंसिटिव माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि किसी भी सेकंड भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। ऐसे माहौल में जब दोनों देशों के बीच जंगी माहौल बना हुआ है, हमारे यहाँ वक्त के नाम पर आंदोलन चलता है। आंदोलन क्या चलता है? जैसे कि अभी आप बता रहे थे, राजीव जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ बसाहट किस तरह है, हिंदू मुस्लिम बसाहट। आंदोलन ये चल रहा है कि आप ब्लैकआउट कर रहे हो, आपको मतलब थोड़ी सी भी देश की आंतरिक सुरक्षा का ख्याल नहीं है। उस ब्लैकआउट का तो मैपिंग कर सकता है ना पाकिस्तान। आराम से आपने एक मौका दे दिया कि आपने मुस्लिम इलाकों में लाइट ऑफ कर दिया कि ये हिंदू इलाके हैं, तो ये मुस्लिम इलाके जो यहाँ डार्क है, रात में आपने ये काम किया तो सैटेलाइट से एक बार पिक्चर आ गया कि कहाँ कहाँ मुस्लिम इलाका है। आपने तो टारगेट दे दिया पाकिस्तान को कि ये इलाके वो है जहाँ मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या किस लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, ये तो अपने आप में एक और मुद्दा जो है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ओपन तरीके से बातचीत होनी चाहिए, समाज के अंदर में भी, परिवार के अंदर भी, हर जगह, कि लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई ये जो पहलगाम में हुआ वो हिंदू मुसलमान नहीं है। ये जो बकवास चल रहा है, ये 1500 साल से बकवास चल रही है। जो ट्रंप ने बोला कि ये जंग 15 साल से, आज की बकवास नहीं है, ये 1500 साल पुरानी बकवास, कि ये जो है बस भाईचारा ये वो, हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू मुसलमान था ही नहीं। ये इस तरह की चीजें जो आंख के सामने चीजें हो रही है और लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें हिंदू मुसलमान की जो बात है, हिंदुस्तान में तो इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो उससे बेशर्म कोई हो नहीं सकता। जिसने आपके देश के टुकड़े किए और हमसे निकलकर 2 इस्लामिक स्टेट बना हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जहां तक अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान की सीमा हुआ करती थी, अफगानिस्तान शामिल, और सबसे पहले तो अफगानिस्तान ही टूटा, बिल्कुल अफगानिस्तान तक शामिल थी, वहां से धीरे धीरे खिसकता हुआ यहां तक चले आए। और अब जो बचे हुए हमारा क्षेत्र है
उसमें भी कई इस्लामिक किलाबंदी है, फिर भी कहते हो कि हिंदू मुसलमान नहीं है, तो क्या 3-4 और टुकड़े होने के बाद इंतजार करोगे? ये एटीट्यूड रहा तो ये टुकड़ा होगा। बिल्कुल। ये एकदम असंभव। 16 राज्यों में ये डेटा है, 16 राज्यों में ज्यादा समय नहीं है कि वहां पर जो बहुसंख्या आबादी है वो अल्पसंख्यक हो जाएगी। भाई बिल्कुल। 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है देश में, 250 के आसपास डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हिंदू माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में। और ईस्टर्न बॉर्डर पर आप जाएंगे, पूर्वी सीमा और पर, तो ज्यादातर जिले और आपके हाथ से निकल चुके हैं। पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस इन लोगों का यही है कि आप किसी भी स्टेट में देखिए, स्टेट लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसका डेमोग्राफी ऐसा है कि डेमोक्रेसी को बदल देता है। हाँ। ये डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी के बीच जो एक संतुलन होना चाहिए कि आप परसेंटेज आबादी कहते हैं कि ब्राह्मण 18% है, 14% है उत्तर प्रदेश में, वैसे इतना है, वो इतना है, मुसलमान इतना है, लेकिन अगर पूरे एक स्टेट में ब्राह्मण कोई एक जगह नहीं है वहाँ केंद्रित है, लेकिन मुसलमानों के साथ यही समस्या है। बिहार में जाएंगे भाई, सीमांचल वाला क्षेत्र पूरी तरह से तरीके से इस्लामिस्तान, बंगाल में जाएंगे वही मुर्शिदाबाद मालदा, वो पूरा पूरा क्षेत्र border इस्लामिस्तान। मतलब उत्तर प्रदेश में आएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5-6 जिले 60% तक कई जगह पर आबादी है। 60-70%। आप ये छोड़ो, जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर का इलाका, सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन पिछले 20 साल में वो डबल से ज्यादा हो गए। कैसे हो रहा है ये अपने आप में सोचने की बात है। एक बीच में तुमको मैं बताऊं कि बीच में मायावती ने कहा था कि भाई 4 भाग कर देंगे। जब 2009 में उनकी सरकार थी, जाते जाते उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि 4 हिस्से में, एक बुंदेलखंड, दूसरा वेस्टर्न यूपी, हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, अवध प्रदेश और पूर्वांचल, ये 4। भाई छोटे राज्यों को डील करने में आसानी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपी बहुत सारे देशों से भी बड़ा है, लेकिन ये प्रपोजल क्यों रुक गया? डू यू नो दिस? उसको इसलिए रोका गया क्योंकि मालूम चला कि जो पूर्वांचल है और ये जो हरित प्रदेश है, यहाँ तो फिर कश्मीर जैसी स्थिति हो जाएगी। मुस्लिम जो है वो डोमिनेट नहीं, बहुमत में। और उसके बाद फिर कश्मीर की तरह फिर वो कोई हिंदू सीएम बन ही नहीं सकता, गैर मुस्लिम का कोई औकात ही नहीं ये वोटिंग पैटर्न की एनालिसिस आप कर लीजिए, 47 के बाद से अब तक कर लीजिए, वो इसी एजेंडे पर वोट ही करता है। मैं दूसरी बात कहता हूं, अखिलेश यादव की सरकार थी, दंगे हुए, दंगे होने के बाद क्या हुआ? आप ये देखो, जैसे कलकत्ता बंगाल है, मुस्लिम वोट से वहां पर सरकार चलती है, सरकार जीतती है। उस समुदाय का दबाव ऐसा है कि आप बंगाल में कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, झगड़ा कर लिए, तुम्हारे मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर को दर्ज नहीं करेगा। यही काम अखिलेश यादव करवाता है, यही काम लालू यादव के समय हो रहा था। आप ये देखिए कि आप यू टेक द होल सिस्टम ऑन ए डिफरेंट टेंजेंट, कि आप जो है सुरक्षित हो जाते हो इस वोट बैंक की वजह से। ये तो हिंदुओं को समझना होगा कि ये अभी तो आपको हिंदुओं के वोट की वजह से वो जीत रहा है। ये MY जात के नाम पे आप यादव का वोट ले लेते हो, इधर आ जाता है, सरकार बन अभी जैसे यूपी में इतना 37 सीट आप लेकर के आ गए। कैसे लेकर के आ गए? हिंदुओं ने वोट दिया तभी तो आप उस तरह की राजनीति को आप बढ़ावा दे रहे हो कि सब पार्टी चुनाव जीते और हिंदुओं को कत्ल करे और काटे, यही होगा। और दूसरा इसका कोई चीज नजर नहीं आ रहा। मुझे एक चीज बता दो कि जहां कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां हिंदुओं का रखवाला कौन है? चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, अभी कर्नाटक ले लो, परसों की घटना है, सड़क पर सरेआम मारा है, सड़क पे सरेआम। ये तो छोड़ो। और अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाँ, सबसे ज्यादा प्रदर्शन बंगाल के बाद कर्नाटक में, ये आज भी प्रदर्शन, कल भी प्रदर्शन हुआ हुबली में, हाँ। फिर कल एक कालबुर्गी में प्रदर्शन है। ये सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में, कर्नाटक में प्रदर्शन शुरू हो गया क्योंकि बंगाल अभी टारगेट लिस्ट पर है। वहां पर हंगामा हुआ, मुर्शिदाबाद में हत्याएं हुई, हिंदुओं के घर जलाए गए, तो अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्र सरकार की नजर वहां है, तो अब शिफ्ट कर दो कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक शिफ्ट कर दो। अब कर्नाटक में सारा आप बता रहे हैं, कर्नाटक में हत्या कर दी गई, अब ये प्रदर्शन कर रहा है, धीरे धीरे बहुत विभत्स तरीके से और सरेआम हत्या हुई है। लोगों की भीड़ है। क्यों मारा है? उसको इसलिए मारा है कि वो जो है हिंदुवादी आदमी है।
देयर इज नो अदर रीजन। हिंदू है, हिंदू एक्टिविस्ट है, इसलिए मारा। देयर इज नो अदर, कोई उसका कोई पर्सनल एनिमिटी थोड़ा था उन लोगों के साथ। आप ये देखो, ये बंगाल में भी जो हुआ, मैं बार बार, जो पहलगाम है वही मुर्शिदाबाद है। मारा इसलिए गया क्योंकि ये लोग मूर्ति बनाते हैं जो वर्जित है। अब दिस इज हाई टाइम, हम लोगों को सारे बने हिंदू समाज को तो सोचना पड़ेगा कि भाई आपको, मैंने भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जाकर के आप चढ़ाई कर दो। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आप कम से कम जो सच है, सच को सच बोलो, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कम्युनिटी की अपनी समस्याएं, मजहब धर्म की अपनी समस्याएं होती है और वो समस्या उसके साथ है। आप किसी भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स, जो भी देश है, उसको नहीं देखेंगे कि उसका अपने देश से ज़्यादा रोम के प्रति प्रेम है, पोप के प्रति प्रेम है। किसी को नहीं कि इटली है जो सब कुछ हमारे लिए है। आप हिंदुओं के बात देख लें, क्या नेपाल के हिंदुओं को ये कहा जाए तो नेपाल के हिंदू नेपाल की जगह पर भारत के प्रति ज़्यादा वफादार रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन इस कौम की एक बात है, ये राष्ट्रवाद को मानता नहीं। राष्ट्रवाद इनके लिए वैसे ही है जैसे कि कम्युनिस्टों के लिए ट्रांजिशन पीरियड राष्ट्रवाद। वो कहता है पूरे दुनिया के मजदूर एक हो, ये नहीं कहता जर्मनी के मजदूर एक हो, फ्रांस के मजदूर एक हो, भारत के मजदूर एक हो, पूरे दुनिया के मजदूर एक हो, पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और अभी जब तक राज नहीं कर पाते तब तक छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए राष्ट्रों में अपना अपना आंदोलन करो। इस कम्युनिटी का यही तरीका है। मजहब है, राष्ट्रवाद नहीं है, तो किसी भी देश में इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का शासन चाहता है और बीच के रास्ते में ये मजबूर है। तो हिंदुस्तानी बना हुआ है, पाकिस्तानी बना हुआ है, अमेरिका में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है। और हिंदुस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज है। इनको हिंदू वोट करते हैं इसलिए ये शक्तिशाली हो जाते हैं। हिंदू ये तय कर लेना कि भाई इनको वोट नहीं देना है। आप देखो ये कैसे गिरगिट की तरह बदलते हैं और कैसे फिर ये वही बात करेंगे जो बाकी लोग, जो योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा कड़ा कड़ा बात ये लोग शुरू कर देगा। वो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जितवाते आए हिंदू। तो ये ऐसा थोड़ी कि ये कोई मुसलमानों की हितैषी है जो ये बात किसी का- करते हैं, चाहे मैं बता ये रहा सिर्फ वोट के लिए है, वोट के लिए इस तरह की बातें करते वोट हैं। के लिए नहीं, इनके सामने देश में भविष्य में क्या, यही काम तो कांग्रेस ने किया आजादी से पहले। हाँ, पूरे अभी जो ये लोग कर रहे हैं वही यही करते काम तो आए, वही 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 मुझे करते तो आए। लगता वही है करते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अगर उस माहौल में 10 साल तक रख दिया जाए, किसी भी एक माहौल में, आपके अंदर वो ऐसे रच बस जाएगा, उसके बाद उस माहौल से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकता है। उसके जहन में ये बात है, मुलायम सिंह तो से अब तक ये ये भूत कांग्रेस उतारना के पड़ेगा गांधी ना। नेहरू इस परिवार वजह में से- बैठे हुए लोग, इसको जिसको 25 साल 50 साल से उसी माहौल में रखा जा रहा है कि देखो यही तुम्हारे लिए सेकुलरिज्म है कि मुसलमानों को सर पर बिठाओ, हिंदुओं को लात मारो और उसको बेवकूफ बनाओ। ठेका जो है ना, नहीं, ये सिर्फ क्यों हिंदुओं के है? पास इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जब भी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और आपका डीएमके, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जब भी पारिवारिक साम्राज्य वाली पॉलिटिक्स होती है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो लोग अपनी खामियों को, जनता से संवाद न कर पाने की, उनके अंदर की जो काबिलियत होती है, अपनी अक्षमताओं को सुधार न पाने की, उन खामियों को छिपाने के लिए यही सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? तुष्टीकरण का सहारा लेते हैं। तो कुल जैसे मिलाकर आपने के- हमास की बात करी, एक पॉइंट यहां पर उसका भी रख दें। अब देखिए कि आप केरल में हमास के पक्ष में सपोर्ट किया गया, संसद में प्रियंका गांधी हमास लिखा हुआ झोला लेकर के पहुंचती हैं और लगभग उन्होंने फिलिस्तीन लिखा, हाँ। फिलिस्तीन लिखा झोला लेकर पहुंचती है और लगभग उन्होंने हमास को सपोर्ट किया था। हाँ हाँ, उसके बाद आप देखिए कि पीओके में हमास घुसा है, पीओके में हमास घुसा 7 हुआ, दिन जम्मू पहले कश्मीर में घुसा हुआ है, जम्मू कश्मीर में घुसा हुआ घुस गया है। ये हद, पूरी ये दुनिया ईरान में जो जिहादी है, वो सब एक है। जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब है, आप कहीं ना कहीं आप उस वो आइडियोलॉजी का सब- सपोर्ट वो कर रहे हैं। ideology है वो उसका। जो बात कर रहा है, ये मुस्लिम उम्मा का जो है कॉन्सेप्ट जो है कि एक पैन इस्लामिक ग्लोबल ऑर्डर, वो जो है वो क्रिएट करने का इन लोगों का, सब लोगों का हिसाब ये किताब ग्लोबल ब्रदरहुड है, इस्लामिक ग्लोबल ब्रदरहुड। पूरे दुनिया के ये- मुसलमान हमारे भाई हैं और जो गैर मुस्लिम है, जो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता, अल्लाह में विश्वास नहीं करता, वो हमारा दुश्मन ये है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका यही एक मकसद है, मोटो है।
हालांकि इसमें तो बहुत लूप होल है, ये धर्म के नाम पे देश थोड़ी बनता है, या कुछ ये लोग क्या कर पाएंगे, ऑलरेडी बहुत ही गजब मचा हुआ है। तो खैर आज इतना ही करते हैं, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है ना। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, तो अगले वीक होपफुली अगले वीक जब हम लोग बातचीत कर रहे हो तो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा जो है, और हो सकता कुछ है रिजल्ट अब भी आ जाए तब तक। आजकल सुबह सुबह उठ के सब सोचते हैं है कि भाई आज क्या हुआ रात में तो क्या हुआ। अगले सप्ताह तक हो सकता है आधा आ पाकिस्तान में जाएगा, विस्फोट आ जाएगा, कोई न कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो धन्यवाद, आज जो है इतना ही। अगले वीक फिर हम इसी तरह के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।